नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज सुबह की सबसे बड़ी सुर्खी ये थी कि बगैर पुलिस बंदोबस्त के देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में मत्था टेकने पहुंच गए। मौका था गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस का। प्रधानमंत्री की वेशभूषा में सिख संस्कार झलक रहे थे। सामान्य हालत में ये आम घटना होती, लेकिन आज प्रधानमंत्री के गुरुद्वारा पहुंचने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री सिख समुदाय का विश्वास जीतने की कोशिश में है? क्या वाकई में किसान आंदोलन ने धार्मिक रंग ले लिया है? बीजेपी से अलग होने के बाद क्या पंजाब की राजनीति पर एक बार फिर पंथ हावी हो रहा है? पंजाब की राजनीति में धर्म का कितना असर रहा है? अकाली दल के बीजेपी से अलग होने के राष्ट्रीय मायने क्या हो सकते हैं? क्या पंजाब में पंजाबी और पंजाबियत की अकाली फिलॉसफी एक बार फिर जोर पकड़ रही है? आज के एपिसोड में इन सारे सवालों के जवाब के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि पिछले 100 साल में अकालियों की राजनीति कब कब बदली और उसका रुझान किस तरफ रहा। अगर दक्षिण भारत को छोड़ दे तो पूरे देश में शायद पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां प्रधानमंत्री मोदी का जादू नहीं चला। 2014, 2017 और फिर 2019 के चुनाव में बीजेपी यहां गच्चा खा गई। उसका सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी कुछ खास नहीं कर पाया। आज जब पंजाब 2022 के चुनावों की तैयारी कर रहा है, तब इस सूबे ने देश की राजनीति को गर्म कर दिया है और सीधे निशाने पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर इस राज्य में ऐसा क्या है कि इसकी चाल देश के दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग दिखती है? इसको समझने के लिए हमें पंजाब की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल की राजनीति को तो समझना ही होगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि अकाली इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जुलाई 2020 के बाद से अकाली दल की राजनीति में बदलाव आया है। अकालियों को समझ में आ गया है कि अगर अब दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ वो रहे तो भविष्य में राज्य की सत्ता तक पहुंचना मुश्किल होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब के किसानों की नाराजगी को शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब और पंजाबियत से जोड़ने की कोशिश की। पिछले 4 महीने से वो अपने सबसे पुराने राजनीतिक दोस्त बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। क्या अकालियों के इस नए अवतार को पंजाब स्वीकार कर रहा है? शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंच जाएंगे। न बैरिकेडिंग की गई, न ही पुलिस वालों ने किसी को रोका। एक साधारण इंसान की तरह पीएम मोदी श्री रकाबगंज साहिब पहुंचे। सर्वोच्च बलिदान के लिए श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को नमन करते हुए मत्था टेका। नरेंद्र मोदी ऐसे समय में श्री रकाबगंज साहिब पहुंचे जब उनकी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर पंजाब से। प्रधानमंत्री मोदी बार बार भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि नया कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए है। कोई किसान के साथ बेईमानी न कर दे, किसान के भोलेपन का फायदा उठा न ले, इसके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। नए कानून में जो सख्ती दिखाई गई है वो स्पॉन्सर करने वाले के लिए है, किसान के लिए नहीं है। मोदी सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने बीजेपी के साथ 24 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। हमें सारे अकाली दल की जान चले जाए पर एक बूंद पानी नहीं। मोदी सरकार में अकाली दल कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल इस्तीफा देकर बीजेपी को लगातार चुनौती दे रही हैं। लगातार 2.5 महीने से अकाली दल हर लेवल पे उठाता रहा है कि आप इस बात को इस नौबत तक मत आने दीजिए। ये इतना बड़ा आंदोलन जमीन पे खड़ा हो जाएगा, आप देश पे आग मत लगाइए।
तो क्यों आप ऐसे कानून किसानों से बिना सलाह मशवरा किए उनके ऊपर ना थोपिए, जिससे किसान का आंदोलन देश भर में और खड़ा हो जाए। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल बीजेपी को असली टुकड़े टुकड़े गैंग बताने में भी नहीं हिचक रहे। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ पंजाब ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ खत्म ਹੋਏ। किसानों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटाने के साथ ही राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैं इतना गरीब हूँ, किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं जो भी हूँ किसानों की वजह से हूँ। ऐसे में अगर किसानों का अपमान हो रहा है तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है। दरअसल 13-14 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पंजाब के सियासी अखाड़े में ज्यादातर सीटों पर 4 पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती देते दिख सकते हैं। कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अब पंजाब में अकालियों और बीजेपी की राहें अलग हैं। वहां अकालियों की राजनीति पंथक वोट और किसान कार्डर की परिक्रमा करती रही है। मोदी सरकार के कृषि कानूनों का जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विरोध शुरू किया, उसमें चाहकर भी अकाली दल किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ा नहीं रह सकता था। इससे अकालियों का बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाता। जिस तरीके से स्टेट की पॉलिटिकल के तौर पर मानी जाती है, रीजनल पार्टी मानी जाती है, अकाली दल को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस ढंग से नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जो आंदोलन में उनकी साथ जो कदम से कदम मिलाना तो कहना तो नहीं वाजिब होगा, लेकिन उन्होंने अपनी वहाँ पर जो अधिक से अधिक होता है उसमें आके, चाहे किसानों के रहने का प्रबंध हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें उनकी भी पार्टिसिपेशन जो है उसमें अकाली दल की लगातार आ रही है और एचईपीसी उसमें भी अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में अकाली दल ने पहले हरसिमरत कौर से मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। उसके बाद सीनियर बादल ने अपना पद्म सम्मान लौटाकर पंजाब के किसानों को संदेश देने की कोशिश की कि किसानों के हितों के लिए अकाली दल सब कुछ कुर्बान कर सकता है। असल में बीजेपी की राजनीति हिंदू ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चलती रही है, लेकिन पंजाब का माहौल अलग है। वहां हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का फॉर्मूला नहीं चलता। बीजेपी ने पंजाब के हिंदू वोटों को अपनी ओर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक इसका कोई बड़ा फायदा नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल भी पिछले कुछ सालों से सिखों की राजनीति उस तरीके से नहीं कर पाया जैसा पहले करता था। अकालियों के शासनकाल में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला गर्म रहा और कई ऐसे मौके आए जब शिरोमणि अकाली दल सिखों के धार्मिक संगठनों के निशाने पर रहा। लेकिन अब मोदी सरकार के खिलाफ उठा किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं पंजाबियत और सिखों के सम्मान के साथ जुड़ गया है। वैसे तो अकालियों के लिए ये एक मुफीद माहौल है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक आशंका ये भी है कि कहीं छोटी छोटी गलतियां पंजाब में कट्टरपंथियों के लिए उपजाऊ जमीन न तैयार कर दें। फरीदकोट, पंजाब, 24 सितंबर 2015। फरीदकोट की बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी ने पूरे पंजाब को सन्न कर दिया था। तब पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे प्रकाश सिंह बादल। उस दौर में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस फायरिंग में 2 युवकों की मौत हुई, जिससे सिख समुदाय बादल सरकार से और भड़क गया। बरगाड़ी में बेअदबी कांड के बाद अकाली दल के पंथक वोट बैंक में अविश्वास का दीमक लग गया। ऐसे में सिख समुदाय के दिल में जगह बनाने के लिए तत्कालीन बादल सरकार ने जेलों में बंद पुराने खालिस्तानी समर्थक
अलगाववादियों की रिहाई की सिफारिश तक कर दी। कई बड़े कैदियों को देश की दूसरी जेलों से पंजाब शिफ्ट करवाया गया, लेकिन पंथक वोट बैंक बचाने के अकाली दल की सभी कोशिशें बेकार साबित हुई। 2017 के पंजाब चुनाव में अकाली दल सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गया। लंबे देर तक जब ये गठबंधन लगातार बार बार बनता रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया इनसे। कुछ तो कांग्रेस की तरफ भी गए होंगे, लेकिन आप देखते हैं कि पिछले 10 साल से पंजाब की जो सेकुलर पढ़ी लिखी किसानी है, जो इस किस्म की राजनीति को, कंप्रोमाइजिंग राजनीति को, और कांग्रेस के साथ भी नहीं वो जाना चाहते थे। जो 80s में हुआ, जैसे अकाल तख्त पर जो कांग्रेस इंदिरा गांधी की लीडरशिप में हुआ था, तो उधर भी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन इनका बीजेपी के साथ बैठने से भी बहुत निराश हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन था 25-30% जो चाहते थे कि जहां अलग सी राजनीति हो। 2017 के चुनाव में अकालियों की हार के बाद जत्थेदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने सुखबीर सिंह बादल की कार्यशैली को लेकर बगावत का झंडा बुलंद किया और कुछ नेताओं के साथ मिलकर शिरोमणि अकाली दल टकसाली बना लिया। इसी तरह बादल के एक और करीबी सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी अकाली दल के कुछ नेताओं को तोड़कर अलग पार्टी बना ली, जिसे नाम दिया शिरोमणि अकाली दल लोकतांत्रिक। पिछले 3 दशकों में अकाली दल से निकलकर ऐसे कई छोटे छोटे दल बने, लेकिन बादल जैसी पकड़ कोई नहीं बना पाया। अकाली दल के सामने अब बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपने वोट बैंक मजबूत करने के लिए अकाली दल पंथक राजनीति को और धार दे सकता है, जिससे कट्टरपंथियों को नई उम्मीद दिख सकती है। अब वाली जो मूवमेंट है वो चाहते जरूर हैं कुछ लोग, और अकाली दल तो नहीं इसमें भागीदार है, लेकिन अकाली दल जब जिस ढंग से इसको मूवमेंट को समझ रहा है कि एक बड़ा हिस्सा जो सिखों का है, सिक्खी की वजह से, जो सिख संस्कारों की वजह से उसको इस मूवमेंट को बहुत बड़ी सपोर्ट है, वो ठीक समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये हम सोचें कि अकाली दल इसके भागीदार बने, मुझे नहीं लगता है। पंजाब की आबादी में सिखों की तादाद 60% है, मतलब सूबे में सत्ता की चाबी सिख समुदाय के हाथ में है। माना जा रहा है कि अकाली दल अगले पंजाब चुनाव में पंथक राजनीति के एजेंडे को आगे कर दे और बाद में उस पर बड़ी सफाई से पंजाब और पंजाबियत का मुलम्मा चढ़ा दे। शिरोमणि अकाली दल का बुनियादी मिजाज केंद्र के खिलाफ राजनीति करने का रहा है। 2007 और 2012 में जब दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, तब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, लेकिन 2017 में अकालियों ने सत्ता गंवा दी। 1992 तक बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ते थे और चुनाव के बाद साथ आते थे। 1996 में अकाली दल ने मोगा डिक्लेरेशन पर साइन किया और 1997 में पहली बार अकाली दल और बीजेपी एक साथ में चुनाव लड़े। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद अकालियों के तौर तरीके में बदलाव आया। अकालियों को बीजेपी के अंदर काफी सम्मान मिला। इसकी एक बड़ी वजह थी अटल अडवाणी और जोशी का नेतृत्व, जो ये समझ चुके थे कि पंजाब में हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चल पाएगा। 24 साल तक बीजेपी और अकालियों ने मिलकर हिंदू सिख एकता का एजेंडा कायम रखने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में अकालियों का अपना वोट बैंक खिसक गया। अब बादल परिवार को लगने लगा है कि अपने बुनियादी मुद्दे पर लौटे बिना वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा। बात फरवरी 1996 की है। पंजाब के मोगा में अकाली दल का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अकालियों की रणनीति में पहली बार बड़ा बदलाव दिखा। मोगा सम्मेलन में सिख की जगह पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की बात जोर शोर से उठाई गई। पार्टी के घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा गया कि शिरोमणि अकाली दल मानवता के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। मौजूदा हालात में पार्टी सिखों और पंजाबियों को राष्ट्रीय राजनीति में उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल पंजाब में आतंकवाद के दौर में
हाशिए पर आने के बाद यह अकालियों की राजनीति की मुख्य धारा में आने की बड़ी कोशिश थी। सरदार बेअंत सिंह की हत्या के बाद से ही पंजाब में कांग्रेस कमजोर पड़ने लगी थी। इसी दौर में अकाली दल और बीजेपी में गठबंधन हुआ। बीजेपी की छवि एक हिंदुत्ववादी राजनीतिक पार्टी की थी। जिस अकाली दल को विरोधी पार्टियां अलगाववादियों की पार्टी के तौर पर पेश कर रही थी, वही अकाली दल बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर राजनीति की मुख्य धारा में पहुंच गई। अकालियों को मजबूरी थी बीजेपी के साथ गठबंधन करने की। कांग्रेस के साथ तो उनकी हमेशा से संघर्ष रहा है, उनके साथ तो हो नहीं सकता था। अकालियों को उनकी इसलिए भी ज़रूरत थी कि बीजेपी के द्वारा उनको कुछ पैसे वैसे की भी मदद हो जाया करती थी। 1997 के पंजाब चुनाव प्रचार में प्रकाश सिंह बादल ने हिंदू सिख एकता पर जोर दिया। गैर सिखों को भी अकाली दल से टिकट मिला तो मोगा से राह बदलने का फायदा भी अकालियों को हुआ। पंजाब के 117 सीटों में से 93 पर अकाली बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार जीते। सूबे के लोगों ने प्रकाश सिंह बादल को अपना नया सरदार चुन लिया। मैं प्रकाश सिंह बादल ईश्वर की सौंह चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखागा। सत्ता अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। कई मौकों पर अकालियों के बीच तल्खी भी खुलकर सामने आई। इसी तनातनी के गर्भ से गुरचरण सिंह तोहड़ा ने सर्व हिंद शिरोमणि अकाली दल का गठन किया। आपसी खींचतान और तनातनी के बीच बादल सरकार चलती रही। अकालियों में मतभेद के बीच कांग्रेस को नई उम्मीद दिख रही थी। तब पंजाब कांग्रेस कमेटी की कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों में थी। 5 साल बाद विधानसभा चुनाव की घंटी बजी। कांग्रेस ने अकालियों की जमीन खिसका दी और पंजाब के नए कैप्टन बने अमरिंदर सिंह। अकाली दल को एक अलग ढंग से कार्डर बेस्ड पार्टी, जिनकी अंदरूनी जमहूरियत जो लोकतंत्र एक सरोकार हैं, वो लगातार रहने चाहिए थे। और जो सत्ता का पर्कुलेशन होता है पार्टी के ढांचे में, वो जत्थेदारों के पास, डिस्ट्रिक्ट जत्थेदारों के पास, फिर नीचे गांव वाले छोटे से छोटे कारकुन तक उस रहना चाहिए था। तो वो नहीं जब रहा तो फिर मुझे लगता है कि इन्होंने अपना आधार को बहुत नैरो कर दिया, छोटा कर दिया। और जिसका आज दोबारा इसीलिए उनकी अपील जो कम हुई है वो इसी वजह से हुई है। बात 2007 की है। जूनियर बादल यानी सुखबीर सिंह बादल संसद से लेकर केंद्र सरकार तक में अनुभव लेकर अपनी पार्टी पर भी पकड़ मजबूत बना चुके थे। अकाली बीजेपी गठबंधन ने महंगाई और विकास को बड़ा मुद्दा बना दिया। कैप्टन की सत्ता अकाली बीजेपी गठबंधन ने खिसका दी। बादल फिर पंजाब के सरदार बने। सीनियर बादल पर उम्र हावी होने लगी थी। ऐसे में जनवरी 2008 में सुखबीर बादल को अकाली दल के अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया गया। सरकार में वो उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। जूनियर बादल बढ़ता पंजाब यानी प्रोग्रेसिव पंजाब के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने लगे। नतीजा ये रहा कि 2012 के पंजाब चुनाव में अकालियों की सत्ता बरकरार रही। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सुस्त पड़ गई। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अपने लिए सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। दो 2014 की मोदी सुनामी भी पंजाब का समीकरण बहुत ज्यादा नहीं बदल पाई। नई नवेली आम आदमी पार्टी ने भी 4 सीटें जीत ली। लेकिन 2017 के पंजाब चुनाव में अकाली बीजेपी गठबंधन 0 सन्नाटे में आ गया। अकालियों की सियासी जमीन बुरी तरह से उखड़ गई। एनडीए गठबंधन में होने की वजह से कश्मीर में 370 के खात्मे का मुद्दा हो या 3 तलाक के खिलाफ कानून, बीजेपी की राष्ट्रवादी राजनीति में अकाली उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। पंजाब में प्रदर्शन को देखते हुए अकालियों को ये भी महसूस होने लगा कि सत्ता में वापसी के लिए उन्हें अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। पंजाब में 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली और बीजेपी 2-2 सीटें जीतकर बराबरी की स्थिति में खड़े हो गए। ऐसे में अकालियों को कृषि बिल के मुद्दे पर अपने वोट बैंक को एकजुट करने का
बड़ा मौका मिल गया। शिरोमणि अकाली दल देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के बाद अकालियों ने ही ऐसा राजनीतिक दल बनाया जो आज भी राजनीति में सक्रिय है। पिछले 100 साल में अकालियों का देश की सत्ताधारी पार्टी से कोई न कोई संबंध जरूर रहा है। आजादी के पहले तमाम तकरारों के बाद भी अकालियों के कांग्रेस से रिश्ते रहे। आजादी के बाद भी कई विरोधाभासों के बावजूद ये रिश्ते बरकरार रहे। फिर जनसंघ से अकालियों के तार जुड़े, लेकिन अलग पंजाब सूबे के आंदोलन ने जनसंघ को अकालियों से दूर कर दिया। ये वो दौर था जब भारत विरोधियों ने सिखों के मन में बैर का भाव पैदा करने की कोशिश की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नुमाइंदगी करते हुए अकाली दल भारत सरकार से विशेष रियायतें मांग रहा था। 1973 और 1978 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित हुआ। कहा जाता है कि अकालियों पर नकेल कसने के लिए इंदिरा गांधी ने दमदमी टकसाल के प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरावाला को खड़ा किया, लेकिन कुछ समय बाद ही भिंडरावाला की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि सरकार ने अपने हाथ खींच लिए। पंजाब आतंकवाद की आग में सुलगने लगा। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब में अकालियों का जोर, लेकिन अकालियों के अंदर ही अंदर इतने मतभेद थे कि पार्टी के विभाजन होते रहे। आखिर में शिरोमणि अकाली दल पर बादल परिवार का दबदबा कायम हो गया। 1996 में अटल अडवाणी की कोशिशों से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी में तालमेल शुरू हुआ। तब तक पंजाब शांति के रास्ते पर चल पड़ा था। 100 साल पहले दुनिया भर में सिखों की आवाज बुलंद करने के लिए शिरोमणि अकाली दल की स्थापना हुई। मास्टर तारा सिंह के दौर में अकाली दल का गजब विस्तार हुआ। अकालियों ने अपनी सहूलियत और नफा नुकसान के हिसाब से रास्ता चुनने में हिचक नहीं दिखाई। (1946) के चुनाव में अकाली दल ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवाई। 1967 में अकाली दल और जनसंघ गठबंधन सरकार बनी, लेकिन दोनों के विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। पंजाबी और हिंदी की बात हो या चंडीगढ़ का मुद्दा, दोनों दलों के बीच मतभेद बने रहे। सिर्फ 8 महीने में ही सरकार गिर गई। 1970 में अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल को पहली बार पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। राजनीति ने नई करवट ली। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया तो अकालियों ने कड़ा विरोध शुरू किया। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में करीब 43,000 अकाली गिरफ्तार किए गए। बाद में अकालियों ने राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का रास्ता चुना। दरअसल 1973 में आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें पंजाब को ताकतवर बनाने के लिए कई मांगे रखी गई थी। अकालियों की रणनीति काम कर गई। सूबे की सत्ता में अकाली पहुंच गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर प्रकाश सिंह बादल। पंजाब की सियासत में अकाली लगातार ताकतवर बनते जा रहे थे। इसी दौर में सिखों के धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरावाला को बनाया गया। कहा जाता है कि अकालियों की काट के लिए शुरुआती दौर में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भिंडरावाला का समर्थन किया। कुछ लोग थे कांग्रेस के, उसके अंदर ज्ञानी जैल सिंह भी थे। उन्होंने ये आइडिया लगाया कि ये आदमी को लोग बहुत सुनने आते हैं, गांव-गांव में घूमता है, अगर इसको हम अपने साथ मिला लें तो इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने भिंडरावाले को अपने साथ मिला लिया। कुछ सालों में ही भिंडरावाला बेकाबू होने लगा। ऐसे में इंदिरा सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए स्वर्ण मंदिर में छिपे कट्टरपंथियों के सफाई का फैसला किया। इंदिरा गांधी को यह फैसला लेना पड़ा कि इनको निकालने के लिए फौजों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो जो 1984 में जो हुआ था, तो फौजों को इनको निकालने के लिए, लेकिन जब तक वो इनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी, उन्होंने इतने सारा अपने वो मोर्चे वोर्चे बना दिए थे कि वो इनके लिए तैयार बैठे थे। और शुरू में 2 दिन ज़्यादा फौजी मारे गए थे, उनमें से उनके लोग 5-10 लोग मारे गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने अंदर टैंक भेजे, अकाल तख्त के अंदर ये टैंक में जाकर, ये अकाल तख्त में छुप गए थे, तो टैंक भेजे और टैंक से उनको मारा गया। तो उसके बाद 1.5 दिन के बाद
जब भिंद्रावाले की लाश आ गई, शहबेग सिंह की लाश आ गई, तो पता लगा कि और बहुत से 200 जो उनके साथी थे वो पीछे दरवाजे से निकल के भाग गए थे। तो ये हुआ था वहां पर। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंद्रावाला मारा गया। स्वर्ण मंदिर कैंपस में हुई सैन्य कार्रवाई को बहुत से सिखों ने अपने धर्म पर हमले जैसा माना। अकालियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब में आतंक चरम पर था। वहां की फिजाओं में भंगड़ा की जगह गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसे में पंजाब से आतंक के खात्मे के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया। (1992) में चुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन अकाली दल के सभी दलों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। बेअंत सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के लिए मैदान खाली था। कांग्रेस सत्ता में आ गई। अकाली 5 साल तक सत्ता से दूर रहे। उनके सत्ता में आने के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी दौर में अकालियों की राजनीति में बीजेपी की राष्ट्रवादी राजनीति का इंजन लग गया। इसका फायदा भी अकालियों को मिला। लेकिन अब अकालियों और बीजेपी की राहें अलग अलग हैं। अकालियों को लगता है कि खोई सियासी जमीन हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से पंथक और किसान दोनों को साधना होगा। आज नहीं तो कल किसान आंदोलन का कोई ना कोई हल निकल जाएगा, लेकिन इस आंदोलन के नाम पर पंजाब और सिखों की राजनीति को हवा देने के परिणाम मुश्किलों से भरे हो सकते हैं। कृषि प्रधान राज्य पंजाब देश के विकास की धारा का एक अहम हिस्सा रहा है और भविष्य में भी रहेगा। पंजाब के महत्व को बरकरार रखना देश की हर राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है। आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ जिसका ताल्लुक हम सबसे होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।